हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल यूवी लर्न में। आज हम क्लास 8 साइंस का चैप्टर नंबर 2 जो हमने पढ़ा था सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु, इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। लेकिन क्वेश्चन आंसर्स करने से पहले अगर आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाए तो क्वेश्चन आंसर्स करना ईजी हो जाता है, उनको आपको लर्न नहीं करना पड़ता और समझ में भी आ जाते हैं आपको क्वेश्चन आंसर्स। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है जिसमें मैंने आपको ये चैप्टर समझाया था तो यहाँ कॉर्नर में आई बटन आ रहा है, इस पर आप क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अभी हम क्वेश्चन आंसर्स। यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थान है, इनको भरना है। इसमें फर्स्ट है, सूक्ष्म जीवों को डैश की सहायता से देखा जा सकता है। हम जानते हैं सूक्ष्म जीव बहुत छोटे छोटे होते हैं, उनको हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, तो उसको किसकी सहायता से देखा जा सकता है? तो वो लिखना है आपने सूक्ष्मदर्शी, माइक्रोस्कोप भी कहते हैं इसको इंग्लिश में। तो सूक्ष्मदर्शी की सहायता से इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट है, नीले हरे शैवाल वायु से डैश का स्थिरीकरण करते हैं जिससे मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि होती है। तो नीले हरे शैवाल वायु से कौन सी गैस का स्थिरीकरण करते हैं जिससे मिट्टी में वो गैस जाती है और उसकी उर्वरक क्षमता जो है वो बढ़ती है? तो वो गैस है नाइट्रोजन। नेक्स्ट है, अल्कोहल का उत्पादन डैश नामक सूक्ष्म जीव की सहायता से किया जाता है। तो वो कौन सा सूक्ष्म जीव है जिसका इस्तेमाल हम अल्कोहल के उत्पादन में करते हैं? तो वो है ईस्ट। तो ये आप यहाँ पर लिखेंगे। इसमें नेक्स्ट है, हैजा डैश के द्वारा होता है। तो हैजा कौन से सूक्ष्म जीव के द्वारा होता है, उसका नाम बताना है, तो उसे हम कहते हैं जीवाणु। तो हैजा जीवाणु के द्वारा होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही शब्द के आगे टिक का निशान लगाइए। तो यहाँ पर क्वेश्चन जो है उसके चार चार ऑप्शन हैं, उनमें सही जो आंसर होगा उसमें आपको टिक लगाना है। तो इसमें फर्स्ट पार्ट है, ईस्ट का उपयोग निम्न के उत्पादन में होता है। तो ईस्ट का उपयोग किसके उत्पादन में होता है? अभी आया था ये खाली स्थान में भी, चीनी, अल्कोहल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या ऑक्सीजन। तो ये अल्कोहल पे आप टिक कर देंगे, अल्कोहल इसका राइट आंसर है। नीचे आंसर भी लिख देंगे आप, सेकंड अल्कोहल। नेक्स्ट पार्ट है, इसमें निम्न में से कौन सा प्रतिजैविक है? तो प्रतिजैविक जो दवाइयां होती हैं वो उनमें से कौन सा इसमें नाम है? सोडियम बाइकार्बोनेट, स्ट्रेप्टोमाइसिन, अल्कोहल या ईस्ट? तो ये भी हमने पढ़ा हुआ है। तो स्ट्रेप्टोमाइसिन प्रतिजैविक का नाम है, तो आप आंसर लिखेंगे सेकंड स्ट्रेप्टोमाइसिन। नेक्स्ट है, मलेरिया परजीवी का वाहक है। तो मलेरिया परजीवी जो है किसकी बॉडी के अंदर होता है? ऐसा कौन सा जीव है जो उसको परजीवी को लेकर जाता है? यहाँ पर ऑप्शंस हैं, मादा एनोफिलीज मच्छर, कॉकरोच, घरेलू मक्खी या तितली। तो हम जानते हैं मलेरिया मच्छर के काटने से होता है। तो ये मलेरिया का जो परजीवी है ये मादा एनोफिलीज मच्छर के बॉडी में होता है, उससे ये इंसानों में पहुंचता है। तो आप टिक करेंगे फर्स्ट मादा एनोफिलीज मच्छर और आंसर भी लिख देंगे फर्स्ट मादा एनोफिलीज मच्छर। नेक्स्ट है, संचरणीय रोगों का सबसे मुख्य कारक है। तो संचरणीय रोग वो होते हैं जो फैलते हैं हवा से, पानी से, एक दूसरे को छूने से। तो इस तरह की जो बीमारियां हैं वो मुख्यतः ज्यादातर किसकी वजह से फैलती हैं? चींटी, घरेलू मक्खी, ड्रैगन फ्लाई जो होती है, या मकड़ी। तो इसका राइट आंसर है घरेलू मक्खी। जो घरों में आम मक्खी पाई जाती है वो ज्यादातर इस तरह के रोगों को फैलाती है। तो आंसर हो जाएगा सेकंड घरेलू मक्खी। नेक्स्ट है, ब्रेड अथवा इडली फूल जाती है, इसका कारण है? ब्रेड और इडली जो फूलती है उसका क्या कारण है? उष्णता, पीसना, ईस्ट कोशिकाओं की वृद्धि या मारने के कारण? उष्णता यानी कि गर्मी की वजह से, या पीसना आटे को जो हम पीसते हैं उसकी वजह से, या ईस्ट कोशिकाओं में जो वृद्धि होती है उसकी वजह से, या मारने के कारण, मारना या गूंथना जो आटा हम गूंथते हैं उसकी वजह से। तो इसका राइट आंसर है ईस्ट कोशिकाओं की वृद्धि। आप ये लिख देंगे थर्ड, ईस्ट कोशिकाओं की वृद्धि। ईस्ट की जो कोशिकाएं हैं वो आटे के अंदर वृद्धि करती हैं और उसकी वजह से जब वो श्वसन करते हैं उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है गैस, वही गैस जो है ब्रेड या इडली को फुलाने का काम करती है। नेक्स्ट है, चीनी को अल्कोहल में परिवर्तित करने का प्रक्रम जो है उसका नाम क्या है? तो यहाँ पर ऑप्शंस हैं, नाइट्रोजन स्थिरीकरण, मोल्डिंग, किण्वन या संक्रमण। तो ईस्ट का इस्तेमाल करते हैं इसमें चीनी से अल्कोहल बनाने के लिए। इस प्रोसेस को, इस प्रक्रम को हम कहते हैं किण्वन। आंसर हो जाएगा थर्ड किण्वन। इंग्लिश में इसे फर्मेंटेशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉलम 1 के जीवों का मिलान कॉलम 2 में दिए गए उनके कार्य से कीजिए। यहाँ सूक्ष्म जीवों के नाम है कॉलम 1 में, जीवाणु, राइजोबियम, लैक्टोबैसिलस, यीस्ट, एक प्रोटोजोआ और एक विषाणु। और कॉलम 2 में इनके कार्य हैं, नाइट्रोजन स्थिरीकरण, दही का जमना, ब्रेड की बेकिंग, मलेरिया का कारक, हैजा का कारक, एड्स का कारक और प्रतिजैविक उत्पादित करना।
तो इसको मिलाना है आपने। सबसे पहला जीवाणु, तो हमने पीछे बात की कि जीवाणु जो है वो हैजा फैलाते हैं, तो यहाँ पर इसको हैजा का कारक के साथ आपने मिला देना है। नेक्स्ट है राइजोबियम। राइजोबियम नाइट्रोजन का स्थिरीकरण का काम आता है, जो हमने हरे नीले शैवाल की बात की वो भी, और राइजोबियम भी, ये नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। लैक्टोबैसिलस, ये जो जीवाणु है ये दही जमाने के काम आता है, तो इसको आप दही का जमना से मिला देंगे। ईस्ट, हमने पीछे अभी भी बात की, ये ब्रेड की बेकिंग में उसको फुलाने में काम आता है। प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ मलेरिया का कारक है, मलेरिया होता है इसकी वजह से। और विषाणु या वायरस बोलते हैं इसको इंग्लिश में, इसकी वजह से एड्स होता है। आजकल जो कोरोना फैल रहा है वो भी विषाणु की वजह से, ये वायरस की वजह से। तो इस तरह से आप इनको मिलाएंगे। उसके बाद फोर्थ है यहाँ पर, क्या सूक्ष्म जीव बिना यंत्र की सहायता से देखे जा सकते हैं? बिना यंत्र की सहायता से सूक्ष्म जीवों को देख सकते हैं? यदि नहीं तो वे कैसे देखे जा सकते हैं? तो हमने पहले भी बात की, फर्स्ट क्वेश्चन यही था रिक्त स्थान का। तो सूक्ष्म जीव हम बिना यंत्र की सहायता के नहीं देख सकते हैं, तो वही लिखेंगे यहाँ पर। और किसकी सहायता से देख सकते हैं? तो वो लिखेंगे हम, इन्हें सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूक्ष्म जीवों के मुख्य वर्ग कौन कौन से हैं? तो सूक्ष्म जीवों को किन अलग अलग हिस्सों में, किन अलग अलग वर्गों में बांटा जाता है, वो आपको बताना है। आंसर होगा, सूक्ष्म जीवों के मुख्य वर्ग हैं, फर्स्ट जीवाणु, फिर कवक, प्रोटोजोआ, शैवाल और विषाणु। तो इस तरह से इन मुख्य वर्गों में हम इनको बांटते हैं। सिक्स्थ है, वायुमंडलीय नाइट्रोजन का मिट्टी में स्थिरीकरण करने वाले सूक्ष्म जीवों के नाम लिखिए। तो मिट्टी में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण जो होता है वो किन सूक्ष्म जीवों की वजह से होता है, उनका नाम बताना है। ये पीछे दो सूक्ष्म जीवों के नाम हमने पढ़े, वही हमने यहाँ पर लिखने हैं। तो इसमें आ जाएगा राइजोबियम तथा नीले हरे शैवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे जीवन में उपयोगी सूक्ष्म जीवों के बारे में 10 पंक्तियां लिखिए। तो सूक्ष्म जीव जो हमारे जीवन में उपयोगी हैं, जिनसे हमें कोई फायदा होता है, उनके बारे में 10 लाइनें लिखनी है यहाँ पर। तो आंसर बनेगा, हमारे जीवन में उपयोगी सूक्ष्म जीव। तो फर्स्ट आ जाएगा, जीवाणुओं का उपयोग दही पनीर आदि बनाने में होता है। तो जीवाणु है जिनसे दही पनीर बनता है। बहुत सारी चीजें इसमें से पीछे आ चुकी हैं, तो वही हम यहाँ पर लिख रहे हैं। सेकंड, बड़े स्तर पर अल्कोहल के उत्पादन में ईस्ट का उपयोग किया जाता है, तो ये ईस्ट भी एक सूक्ष्म जीव है। उसके बाद है, इनका उपयोग शराब तथा एसिटिक अम्ल के उत्पादन में होता है, ये भी ईस्ट की वजह से होता है। नेक्स्ट, जीवाणु एवं कवक का उपयोग प्रतिजैविकों के उत्पादन में होता है। एंटीबायोटिक जो दवाएं होती है, प्रतिजैविक दवाएं, उनका उत्पादन जो है वो जीवाणु और कवकों के उपयोग से होता है। नेक्स्ट, ब्रेड केक इडली आदि बनाने में ईस्ट का प्रयोग होता है। तो ये 5 हो गए। फिर इसके बाद नेक्स्ट हम और लिखेंगे 5, टोटल 10 बनाने हमें। तो सिक्स्थ हम बताएंगे, जीवाणु जो है कुछ और हरे नीले शैवाल जो है, ये नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं और इससे मिट्टी की उर्वर क्षमता बढ़ती है। नेक्स्ट है, सूक्ष्म जीवों का उपयोग वैक्सीन या टीका बनाने में भी होता है। तो बहुत सी बीमारियों से बचने के लिए जो वैक्सीन बनाई जाती है, टीके जो लगते हैं, उनको बनाने के लिए भी सूक्ष्म जीवों का उपयोग होता है। नेक्स्ट है, ये पादप एवं जंतु अपशिष्टों का अपघटन करके पर्यावरण को शुद्ध करने में भी सहायता करते हैं। तो पर्यावरण में जितने ये जीव जंतु मरते हैं या पेड़ पौधे मरते हैं, सड़ गल जाते हैं, तो उनकी वजह से पर्यावरण में अशुद्धि फैलती है, स्मेल फैलती है, प्रदूषण फैलता है। तो उनका अपघटन ये करते हैं और उससे पर्यावरण को शुद्ध करते हैं। नेक्स्ट है, ये खाद बनाने के काम भी आते हैं। तो यही ऊपर जो हमने लिखा, जंतु और पादप अपशिष्ट, इनका अपघटन जो किया जाता है इन सूक्ष्म जीवों के द्वारा, उससे खाद बनती है, तो खाद बनाने के काम आ रहे हैं। और लास्ट है इसमें, आजकल सूक्ष्म जीवों का उपयोग प्रदूषण नियंत्रण में भी किया जा रहा है। तो प्रदूषण जो होता है उसमें जो विषैली गैसें हैं उनको भी ये खत्म करते हैं सूक्ष्म जीव। इस तरह से भी इसका इस्तेमाल आजकल किया जा रहा है। तो यहाँ पर इस तरह से आपका ये आंसर बनता है। ये आंसर थोड़ा लंबा हो गया है, लेकिन इसको अगर आप एक एक पॉइंट करके समझेंगे तो ये सिंपल बात है बिल्कुल। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले हानिकारक प्रभावों का संक्षिप्त विवरण लिखिए। तो अभी पीछे हमने देखे सूक्ष्म जीवों से क्या क्या फायदे होते हैं, यहाँ पर हमें उनसे क्या नुकसान होते हैं उनके बारे में लिखना है। तो आंसर बनेगा, सूक्ष्म जीव पादपों एवं जंतुओं में रोग उत्पन्न करते हैं। तो बहुत से सूक्ष्म जीव हैं जो पेड़ पौधों में भी और इंसानों में, जानवरों में भी बीमारियां फैलाते हैं। उदाहरण के लिए मनुष्यों में हैजा, मलेरिया आदि रोग सूक्ष्म जीवों द्वारा होते हैं। तो यहाँ उदाहरण दे दिए हमने कुछ बीमारियों के। साथ में सूक्ष्म जीव हमारे भोजन को विषाक्त कर देते हैं। भोजन जो खाना हमारा बच जाता है उसको कुछ टाइम के लिए आप रखें तो वो खराब हो जाता है, तो वो सूक्ष्म जीव उनको खराब कर देते हैं। और उन्हें खाएं, उस तरह के भोजन को खाएं तो हमारे बॉडी में खाद्य विषाक्तन होता है, फूड पॉइजनिंग हो जाती है, जिससे हम बीमार हो जाते हैं।
तो ये इसके हानिकारक प्रभाव हो गए। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, प्रतिजैविक क्या है? प्रतिजैविक लेते समय कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए? तो प्रतिजैविक क्या है? तो प्रतिजैविक क्या है? ये दवाइयां होती हैं, औषधियां होती हैं। तो प्रतिजैविक वे औषधियां हैं जो बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देती हैं या उनकी वृद्धि को रोक देती हैं। तो बहुत से सूक्ष्म जीव जो हमारी बॉडी में बीमारियां पैदा करते हैं, उन बीमारियों पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को या तो ये प्रतिजैविक खत्म कर देते हैं या उनको बढ़ने से रोक देते हैं। तो इस तरह की दवाइयों को हम प्रतिजैविक कहते हैं। प्रतिजैविकों का उत्पादन सूक्ष्म जीवों से ही किया जाता है। और साथ ही यहाँ पर यह भी बताना है कि इन दवाइयों को लेते समय कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए। तो उसमें आप सावधानियां लिखेंगे। फर्स्ट, प्रतिजैविक डॉक्टर की सलाह पर ही लेने चाहिए। तो बिना डॉक्टर की सलाह के प्रतिजैविक नहीं खाने चाहिए, पहला ये हो गया। दूसरा, प्रतिजैविक का कोर्स भी पूरा करना चाहिए। तो जब भी डॉक्टर ने बताया कि ये प्रतिजैविक एंटीबायोटिक दवाई लेनी है, तो इसका कोर्स 3 दिन 5 दिन जितने दिन का आपको बताया गया है उतना वो पूरा करना जरूरी होता है। अगर कोर्स पूरा नहीं किया तो अगली बार इस तरह की कोई बीमारी होगी तो उसमें वो दवाई असर नहीं करेगी। तो ये सावधानियां आपको यहाँ पर रखनी चाहिए। तो इस तरह से यहाँ पर ये चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स खत्म होते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इस तरह की जो भी वीडियोस मैं आपके लिए बनाता हूँ उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर की बात करेंगे।